हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये आपकी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 9 होगा, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर साइंस सिलेबस इज लाइट। ठीक है, लाइट में बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में दो टॉपिक कवर करेंगे, जो कि आपके बुक का कंटेंट ही है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बोर्ड पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोनों की स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, और दोनों अलग अलग मेथड, अलग अलग फिनोमिना भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल MV क्लासेस। आज हम लोग पहला लेक्चर डालने वाले हैं। पहला लेक्चर है साइंस का, और इसके बाद साइंस के 1 to 1 सारे लेक्चर्स जो हैं वो भी मैं डिलीवर करूँगा, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन है बाउंसिंग बैक ऑफ light ray, bouncing back of light ray through any polished surface, through any polished surface, इस पॉलिश सरफेस को जनरली इस चैप्टर में हम लोग कहने वाले हैं मिरर। ठीक है, अगर किसी भी पॉलिश सरफेस पे लाइट टकरा के वापस आती है तो उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे कुछ इस तरीके से कि ये आपका एक मिरर है और ये मैंने यहाँ पे पीछे पॉलिशिंग कर दी। ये रिप्रेजेंट किसका है? रिप्रेजेंटेशन है पॉलिशिंग का। ये सरफेस कैसा है? ये सरफेस है पॉलिश्ड। ठीक है, अब जब ये मिरर इस तरफ पॉलिश्ड है तो हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, तो लाइट रे यहाँ से आए, इस मिरर से टकराए और टकरा के वापस चली जाए, इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। आई बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे थ्रू एनी पॉलिश सरफेस। और यहाँ पे हम लोग पॉलिश सरफेस बात करेंगे मिरर की, लेकिन किसी भी पॉलिश सरफेस से जब लाइट रे टकरा के वापस जाती है तो इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, और अगर हम समझना चाहें व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या है, तो रिफ्रैक्शन है ट्रैवलिंग ऑफ योर लाइट रे, ट्रैवलिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाए, इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि इट इज अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। एक मैंने ग्लास बनाया है और इस ग्लास में क्या मैंने फिल किया है? वाटर, है ना। और इस वाटर में नीचे कहीं पे मैंने एक कॉइन रख दिया है, ये एक कॉइन मैंने रख दिया है। ठीक है, दैट इज अ कॉइन, और ये है वाटर। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता है ऊपर क्या होगा सर? ऊपर एयर होगी, तो एयर एक अलग मीडियम है, वाटर एक अलग मीडियम है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपकी लाइट इस एयर के बाद जाएगी इस कॉइन पे, इस एयर के बाद जाएगी इस कॉइन पे। तो ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ा सा इस लाइट रे को यहाँ पे बेंड किया है। इसको जाना चाहिए था सीधा, बट ये सीधा नहीं जाएगी, थोड़ा सा बेंड होगी। सीधा नहीं जाएगी, थोड़ा सा बेंड होगी। इस लाइट रे को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे ये बेंडिंग क्यों हुई, इसी तरफ क्यों हुई, दूसरी तरफ क्यों नहीं हुई, तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है।
हम लोग अब इसके डिटेल जाने वाले हैं और सबसे पहला पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर ले पॉज करके आप लोग, तो मैं इसकी डिटेल में आप लोगों को लेके चलूं। ठीक है, ओके। तो जैसे कि मैंने कहा कि लाइट रे क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ इट फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, इसको भी रब कर देता हूं ना, इसको भी रब कर रहा हूं। हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन सरफेस। और ये प्लेन सरफेस पॉलिश्ड होगा, या हम इसे कहें ये मिरर ही है, या तो इसको कहें कि ये पॉलिश्ड है, या तो ये कहें ये मिरर ही है। देखिए सर, पॉलिश सरफेस और मिरर में क्या फ़र्क है? देखिए भाई, हर पॉलिश सरफेस मिरर नहीं होता। ठीक है, अगर आप इस बोर्ड को देख रहे हैं तो शायद इस बोर्ड पे थोड़ी सी शाइन आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी पॉलिशिंग है, मे भी शायद आपको हो सकता है कुछ इसको आपका आगे का पार्ट या पीछे का पार्ट आपको मे भी शायद दिख रहा होगा, या आप अपने घर पे भी देखेंगे तो थोड़ा टिल्ट होके देखेंगे तो टाइल्स पे भी थोड़ा बहुत आपको कुछ रिफ्लेक्शन मिलता है, बट टाइल्स इज़ नॉट अ मिरर, टाइल्स इज़ नॉट अ मिरर। ठीक है, हर पॉलिश सरफेस मिरर नहीं होता, लेकिन मिरर पॉलिश सरफेस में काउंट होता है। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बढ़िया सी इमेज बने, अच्छी इमेज बने, तो इसके लिए आपको पॉलिश सरफेस कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? मिरर। तो बेसिकली कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, हर पॉलिश सरफेस मिरर नहीं होती, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मिरर की। ठीक है, अब मिरर को दिमाग में रख के पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अगर मैं रिफ्लेक्शन पढ़ूँ प्लेन मिरर में, प्लेन सरफेस में, तो क्या देखा गया है कि ये अगर मेरा प्लेन मिरर है और इस तरफ पॉलिश की गई है, तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। हाँ सर, पॉलिश सरफेस कहते हैं, अभी मैंने लिखा था ऊपर। और ये ऊपर वाले को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छे से समझिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पॉलिश सरफेस इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इस तरफ पॉलिश की गई है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इस तरफ से रिफ्लेक्शन होना है। ठीक है, अब लाइट रे आएगी, एक पॉइंट पे टकराएगी और वापस चली जाएगी, यही है रिफ्लेक्शन। हाँ, है ना, ये एरो ये बता रहा है कि लाइट आ रही है इस पॉइंट पे टकराने के बाद, और ये एरो ये बता रहा है कि ये लाइट रे वापस लौट गई उसी मीडियम में। ठीक है, तो ये जो आने वाली लाइट रे होती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जाने वाली को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली को इंसिडेंट रे और जाने वाली को रिफ्लेक्टेड रे। सर इसे रे क्यों कह रहा है, इंसिडेंट लाइट क्यों नहीं कह रहा है, या ऐसे रिफ्लेक्टेड लाइट क्यों नहीं कह रहा है? तो देखिए, आपकी जो लाइट है ये कोई सिंगल लाइन या सिंगल पार्ट नहीं होती, ये बीम है, ढेर सारी एक साथ पड़ती है। अगर आप एक बल्ब जलाएंगे तो उस बल्ब से आपके पास ढेर सारी लाइट एक साथ आएगी, वो एक सिंगल लाइन नहीं आएगी। लेकिन अगर उस लाइट का एक सिंगल पार्ट आप उठाते हो तो उसको आप कहते हैं रे। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक सिंगल लाइन बनाई है, तो यहाँ पे ढेर सारी बीम आ रही होगी, टकरा के ढेर सारी वापस भी जा रही होगी, लेकिन मैंने उसका एक सिंगल पार्ट यूज़ किया है एक्सप्लेनेशन के लिए, और हम लोग सिंगल पार्ट से ही समझेंगे, सिंगल पार्ट से ही आपको एग्जाम में लिखना है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रे। आने वाली लाइट सिंगल लाइट रे इज सेड टू बी रे, बट लाइट इज अ बीम ऑफ रेज, ढेर सारी रेज एक साथ ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है भाई, ये भी समझ गए। जिस पॉइंट पे ये टकराता है इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट, अगर मैं कहूं कि इस पॉलिश सरफेस के परपेंडिकुलर आपको एक लाइन खींचनी है,
तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सुनिए क्या कह रहा हूँ कि इस पॉलिश सरफेस के परपेंडिकुलर अगर मुझे लाइन खींचनी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से खींचूं? ढेर सारी परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे हम तो, जहाँ से आप बोलें। तो अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, परपेंडिकुलर लाइन में खींचता हूँ कहाँ से? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर समझते हैं ना, 90 डिग्री, इस पॉलिश सरफेस से 90 डिग्री होनी चाहिए और सेकंड बात पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होनी चाहिए। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने अभी डिस्कस की, इसको हम लोग कहते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं हम? नॉमेनक्लेचर इन आ प्लेन मिरर, इन आ प्लेन मिरर, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर में हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉमेनक्लेचर। आपको इन सब की डेफिनेशंस पूछ सकता है एग्जाम में कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक्सप्लेन कीजिए और नॉर्मल एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो वापस हम लोग एक एक बार बात कर लेते हैं। आने वाली लाइट रे इंसिडेंट रे एक पॉइंट पे टकराएगी, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और फिर टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से प्लेन पॉलिश सरफेस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल क्यों इंपॉर्टेंट है सर? एक तो इमेजनरी है, दिखता दिखता नहीं है ना, माना हुआ, मन धड़न माना हुआ है। लेकिन इससे इम्पोर्टेंस ये निकल कर आती है कि देखा गया कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एक एंगल बनता है जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड के बीच में भी एक एंगल बनता है जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये किसके बीच का एंगल है? ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमें मिला, जो कि क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो इसी चीजों का इस्तेमाल करके बना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है सर? ये हमें क्या बताता है? आप लोगों को दिख रहा है क्लियरली? हाँ, क्लियर है वीडियो, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर दूं, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा हमेशा ये जो एंगल बना, जिस एंगल से ये आ रहा है उसी एंगल से ये हमेशा जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से ये आया उसी एंगल से ये जाएगा, ठीक है, हमेशा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ, ठीक है, लॉ नंबर 1। अब इसको कोई नंबर नहीं दिया गया, आप किसी को भी पहला दूसरा कह सकते हैं। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane, in the same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। जैसे अभी फिलहाल अगर मिरर आपका इस तरीके से रखा हुआ है, मिरर आपका इस तरीके से रखा हुआ है, तो इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट पे टकरा के रिफ्लेक्टेड रे गई और नॉर्मल। तो ये जो तीनों लाइनें हैं आपको कौन सी प्लेन पे दिखेंगी? ये बोर्ड, वाइट बोर्ड पे, सही बात है। और अगर मैंने मिरर ऐसे रख दिया,
तो इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्ट होगी और ये नॉर्मल, तो भी ये इसी बोर्ड पे दिखेगी। बात समझना, ये तीनों लाइन किस प्लेन पे ऑब्जर्व होंगी उसकी बात की जा रही है, किस प्लेन पे गिरेगी उसकी नहीं। समझिए, इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूं कि ये मिरर मैंने ऐसे रखा तो लाइट आई, लाइट गई, ये नॉर्मल, आपको ये तीनों लाइन कौन से प्लेन पे दिख रही हैं? ये देखिए ना बोर्ड पे ही तो दिख रही है, ये बोर्ड वाला प्लेन, ठीक है। और अगर मैंने इस तरह से कर दी तो लाइट रे ऐसे आई और ऐसे गई, तब भी तो ये इसी प्लेन पे दिखेगी। किस प्लेन पे गिर रही है ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये सिंपल सी बात कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन से लाई करती हैं, ठीक है। तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट जो पार्ट था वो था कि रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर क्या होता है और उसके नॉमेनक्लेचर क्या है, ये आपके सामने रहे, और इसी से बना है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उसको नोट करें, पॉज करके नोट डाउन कर लें, सॉरी पॉज करके नोट डाउन कर लें, ओके। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन इन अ कर्व्ड सरफेस, रिफ्लेक्शन इन अ कर्व्ड सरफेस। हर प्लेन जो है, हर मिरर जो है वो प्लेन मिरर नहीं होता, बहुत सारे मिरर कर्व्ड भी होते हैं। रिफ्लेक्शन इन अ कर्व्ड सरफेस, या इसको एक और नाम दिया गया है स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। जैसे मैं ये दो कर्व्ड सरफेसेस बना रहा हूं, इस कर्व्ड सरफेस पे मैंने अंदर पॉलिश कर दी, और इस कर्व्ड सरफेस पे मैंने बाहर पॉलिश की है ना। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। अंदर बाहर का क्या मतलब है? अरे इसको अगर मैं स्पेयर बनाऊंगा, है ना, अगर मैं इस पे एक स्पेयर बनाऊंगा तो आप लग रहा है ना आपने स्पेयर के अंदर पॉलिश की, और अगर मैं इसको स्पेयर बनाऊंगा तो लग रहा है ना आपको कि आपने स्पेयर के बाहर पॉलिश की है। बस अंदर बाहर का ये मतलब है कि अगर आपका पॉलिश पार्ट अंदर है और पॉलिश पार्ट बाहर है, ठीक, ये पॉलिशिंग पार्ट ये है। इससे एक और बात पता चलती है कि रिफ्लेक्शन यहां बाहर से होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो बाहर का होगा, है ना, क्योंकि पॉलिश सरफेस अंदर है और यहाँ पे पॉलिश सरफेस बाहर है, इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगी। तो क्या एक बात क्लियर है कि पॉलिश सरफेस के अपोजिट प्लेन पे ही, अपोजिट सरफेस ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। बिल्कुल सही, जिस पार्ट पे आप पॉलिश कर देंगे उस पार्ट पे आप ऑब्जर्वेशन कैसे कर पाएंगे, है ना। ये मिरर है, यहाँ पे पॉलिशिंग कर दी, यहाँ से आप देखोगे कुछ नहीं दिखेगा, आपको पीछे से जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पॉलिशिंग बाहर है तो हम इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। इस मिरर का, इस सरफेस का नाम है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, लेकिन इसका फेमस नाम जो है वो है कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर, पॉलिशिंग बाहर कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर कॉनकेव मिरर, बिल्कुल सही। अगर पॉलिश सरफेस अंदर हो तो उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर,
कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और अपने किचन में भाग के जाइए, फटाफट से चम्मच उठा के लाइए। क्या बोल रहे हैं, अरे भाग के तो जाइए, चलिए, है ना, लेकर आए या बैठे ही हुए हैं, ठीक है, जो ले आए वो ऑब्जर्व करेगा। आप अपने उस स्पून को देखिए, इस तरीके से स्पून होता है आपका, है ना, स्पून इस तरीके से रहता है, ठीक, इतना गंदा चम्मच, ठीक। तो इस स्पून को अगर आप इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको शायद आपकी इमेज कुछ अलग दिख रही होगी, ठीक है। पॉलिशिंग बाहर है, अंदर से आप देखना चाह रहे हैं, ये वो उस वक्त कॉन्केव मिरर बना हुआ है ना, मज़ेदार। मिरर को रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, पॉलिश सरफेस बाहर है, और अगर उसी को पलट के देखें तो अब की बार पॉलिश सरफेस अंदर माना जाएगा, रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा। अरे वो तो स्टील है, वो तो दोनों तरफ से रिफ्लेक्ट करेगा, क्या सच में उसमें पॉलिशिंग थोड़ी ना है। लेकिन आप देखिए कि रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, तो अगर रिफ्लेक्शन अंदर से हो रहा है कॉन्केव, और रिफ्लेक्शन बाहर से हो रहा है ना, यहाँ से इस तरीके से बाहर पॉलिश किए, सॉरी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर था कॉन्केव और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है तो कॉन्वेक्स। देखिए ज़रा उस चम्मच को, जल्दी से देखिए उस चम्मच को से आपको 2 डिफरेंट टाइप की इमेजेस बनी दिख रही होंगी। एक में आप थोड़े से मोटू से बड़े से दिख रहे होंगे, और एक में आप छोटू से सीधे से दिख रहे होंगे, एक में उल्टे भी दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्यों होता है, किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, ये सारी बातें हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो बैक टू बैक धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, तो इतना नोट करें, मैं रब करूं, ओके। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये तो चलिए हम समझ गए क्या कॉन्केव होता है, क्या कॉन्वेक्स होता है। इन्हीं कॉन्केव और कॉन्वेक्स को हम लोग कर्व्ड सरफेस या स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं। अब इसके भी कुछ नॉमेनक्लेचर है, इसके भी कुछ नॉमेनक्लेचर हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन मिरर में, ठीक है। अब वो नॉमेनक्लेचर क्या है, सपोज मैं कोई एक मिरर बनाऊं, बाहर पॉलिशिंग अगर कर दूं तो ये कौन सा मिरर हो गया भाई? हाँ, मुझे आवाज़ नहीं आई सर, आपको तो आवाज़ वैसे भी नहीं आएगी। हाँ, ये अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग वैसे। तो ये जो है कॉन्केव मिरर है, ठीक है। आप टाइम डालें कि सर आपने ये सवाल इस टाइम पे पूछा था और उसका आंसर लिखें, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप रिएक्टिव हैं, है ना, रिएक्टिव एजेंट नहीं, केमिकल रिएक्टिव नहीं, रिएक्टिव पर्सन। चलिए, तो ये एक लाइन है जो इस कॉन्केव मिरर के, है ना, ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, और ये एक लाइन जो है पास हो रही है इस कॉन्केव मिरर के बिल्कुल बीचों बीच। इट इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मेन एक्सिस, वही लाइन जिससे सारी चीज़ें आगे डिफाइन होने वाली हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये एक इमेजिनरी लाइन है जो आपकी कर्व्ड सरफेस से, स्फेरिकल सरफेस से पास होती है। नेक्स्ट, जिस पॉइंट पे ये कर्व्ड मिरर को टच करती है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल, ठीक। अब मुझे बताइए कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है, क्या ये इस तरह से रहा होगा? हाँ सर, इस तरह से ही रहा होगा, जिसको थोड़ा सा कट करके हमने निकाल लिया। और इस स्फेरिकल सरफेस का कोई ना कोई सेंटर तो होगा जी। इस सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। इसको मैं यहाँ सी लिख दूं अगर, तो सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट of the mirror
which is the center of that sphere from which this mirror is taken from. Center of curvature इस मिरर का वो पॉइंट है जो सेंटर है उस मिरर का, उस स्पेयर का, जिससे इसको निकाल के बनाया गया है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर से पोल का डिस्टेंस। अरे भाई ये सर्कल का रेडियस ही तो है, इसमें कोई मुश्किल बात थोड़ी, वही रेडियस है ना। डिवाइडर रख के टेम ड्रॉ कर देंगे तो ये रेडियस बन जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच, एग्जैक्टली बीचों बीच, मिड में एक पॉइंट मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं फोकस। बहुत छोटा सा नाम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, फोकस। ठीक है, इस फोकस और इस पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये इसके नॉमेनक्लेचर हैं। इसमें एक पार्ट और आता है अपर्चर। देखिए एक बात और समझिए, यहां पे इसको बना के दिखाया जा रहा है 2D में, लेकिन एक्चुअली ये 2D नहीं है, ये कुछ ऐसा होगा। ये मैंने लाइन पास कर दी, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो स्फीयर जिससे कट के बना है उसका सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना भाई। ये स्फीयर है, ये सर्कल थोड़ी ना लिखा है, स्फीयर है, सर्कल नहीं लिखा है। और ये जिस पॉइंट पे छू के गया इसको कहेंगे पोल। भाई अंदर से छू के जाएगा, ऐसा समझो कटोरे जैसा है, लाइन जाएगी तो अंदर ही छुएगी ना, बाहर तो छुएगी नहीं, यहाँ तो नहीं छुएगी, यहाँ नहीं छुएगी, यहाँ छुएगी, और इनके बीचों बीच कहीं पे मिलेगा एफ। ठीक है ना, तो ये स्फीयर है। अच्छा, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं अपर्चर। इस पार्ट को क्या कहते हैं? अपर्चर। ठीक है, सेंटर से पोल की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ, और ये जो पार्ट होगा ये सामने वाला है ना आपके स्फीयर का, ये सामने का हिस्सा जिससे कहीं भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अगर मैं सामने आपको इस तरीके से दिखाऊं, ये इस तरीके से, तो आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी देखोगे आपको रिफ्लेक्शन दिखेगी। तो जहाँ से भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, जिस भी सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, भाई कहीं भी टकराएगी रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं? यहाँ लाइट टकराएगी, यहाँ जाएगी, कहीं भी जाएगी, है ना, इवन कहीं भी। लेकिन यहाँ टकराओगे तो नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि पीछे पॉलिश करके रखा है आपने। तो जिस भी पोर्शन से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, वो पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है अपर्चर। ये थोड़ा सा थोड़ा कंफ्यूजिंग डेफिनेशन रहती है इसकी, लेकिन बात समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, नॉमेनक्लेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, चलिए, तो इतना आप लोग पढ़ के रखिए, इतना आप लोग करके रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे लॉ इन स्फेरिकल सरफेस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? क्या उसी तरीके से रिफ्लेक्शन होगा जैसे हम लोगों ने प्लेन में देखा था? थोड़ा सा अलग। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इमेज फॉर्मेशन, किस तरीके से इमेज बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन समझेंगे। उसके बाद जुड़ा हुआ टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको आता नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा, वादा करता हूँ, मैं आपको इसका डेरिवेशन करवा दूंगा। तो उसका डेरिवेशन आपको बताऊंगा, मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ, कैसे आंसर आया उसका, कैसे फॉर्मूला बना। उसके बाद फिर हम इसके लगाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, वहाँ जाके हमारा ये पार्ट रिफ्लेक्शन खत्म होगा और वहाँ से शुरू होगा हमारा अगला पार्ट रिफ्रैक्शन। ठीक है, काफ़ी सारे लेक्चर हो चुके हैं मैथ्स के भी
है ना। और मैंने आपको ये फर्स्ट साइंस का लेक्चर दिया है। एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से करना थी मुझे कि आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाएं, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाएं, आप लोग देखते हैं, देखने के बाद आप उसको कितना मेमोराइज कर पाएंगे ये अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग है। लेकिन अगर आप उसे कॉपी पे नोट डाउन करेंगे तो आपको जब मन हो आप उसे वापस फॉलो अप लेके वापस से मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। लिखने की हैबिट डालिए और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। बिना नोट्स के आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी रिवाइज़ करने में भी, इसलिए मैं हर अपने वीडियो में बोलता हूँ कि रिवाइज़ करते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। लेकिन रिवाइज़ कैसे करेंगे, आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे वीडियोस की हेल्प लीजिए, बुक्स की हेल्प लीजिए और नोट ज़रूर प्रिपेयर करें, ठीक है। ओके, रिविजन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।